नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बरियल्स कब्र को कहते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो किताबें और कब्र हमें क्या बताते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for first time. जैसे ही घंटी बजी, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ क्योंकि आज हम पहली बार लाइब्रेरी जा रहे हैं। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जैसे ही मेरी लाइब्रेरी के अंदर गई, मेरी ने देखा कि लाइब्रेरी उसकी क्लासरूम से काफ़ी बड़ी है। एंड देयर वर सो मेनी शेल्व्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और वहाँ बहुत सारी रैक थी जो किताबों से भरी हुई थी। इन वन कॉर्नर वॉज अ कबर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। एक कोने में एक अलमारी थी जो कि पुरानी किताबों से भरी हुई थी। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. मेरी को वो अलमारी खोलते देखकर उसके टीचर ने कहा कि इस अलमारी में अलग अलग तरह की पुरानी धार्मिक किताबें हैं जो कि रिलीजन के बारे में है, धर्म के बारे में है। Did you know that we have a set of Vedas? क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है, एक सेट है। What are the Vedas? मेरी wondered. Let us find out. वेद क्या होते हैं, मेरी को आश्चर्य हुआ। आइए पता करते हैं कि वेद क्या होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वेद हमारी दुनिया के सबसे पुराने किताब हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट वेदास। आपने वेदों के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल पहले इसे बनाया गया था, कंपोज किया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। ऋग्वेदा में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, हाइम्स हैं, जिसे सुक्त कहा जाता है। और सुक्त का मतलब होता है वेल सेड, अच्छे से कहा गया। सुक्त एक संस्कृत शब्द है। सुक्त का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस उक्त होता है। सु मतलब सुंदर, उक्त मतलब कहा गया। जो सुंदर तरीके से कहा गया वो सुक्त है। तो इस ऋग्वेद में हजारों प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सुक्त कहते हैं। These hymns are in praise of various gods and goddesses. ये प्रार्थनाएं अलग अलग देवी देवताओं की प्रशंसा करती हैं। 3 gods are specially important. Agni, the god of fire, Indra, a warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. 3 देवता हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। पहले देवता हैं अग्नि, जिन्हें आग का देवता कहा जाता है, गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। दूसरे देवता हैं इंद्र, जिन्हें लड़ाई का देवता कहा जाता है, वॉरियर गॉड कहा जाता है। एंड सोम, सोम एक प्लांट है, एक पौधे हैं जिनसे एक खास तरह का ड्रिंक बनाया जाता है जिसे सोमरस कहते हैं, और इसकी भी पूजा होती है। इन्हें भी प्रेज किया जाता है ऋग्वेदा में, इन हाइम्स के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा। These hymns were composed by sages. ये प्रार्थनाएं ऋषियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा बनाई गई थी। Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Syllable कहते हैं अक्षर को, word शब्द को, और sentence वाक्य को। तो पुजारियों ने इन प्रार्थनाओं को गाया, रिसाइट किया, और स्टूडेंट्स को ये प्रार्थनाएं याद हो गईं वर्ड बाय वर्ड। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन। ये ज्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं ये पुरुषों के द्वारा बनाए गए, सीखे गए और सिखाए गए। अ फ्यू वेयर कंपोज्ड बाय विमेन। कुछ प्रार्थनाएं औरतों के द्वारा भी बनाई गईं। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। ऋग्वेदा वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, और ये वैदिक संस्कृत आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं अपने स्कूल में उससे अलग है, डिफरेंट है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, संस्कृत और बाकी सारे लैंग्वेजेस। संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिला के लैंग्वेज की एक फैमिली बनती है, और संस्कृत जिस फैमिली का सदस्य है उसे इंडो यूरोपियन फैमिली कहते हैं। इस फैमिली में और भी लैंग्वेजेस आती हैं। वो कौन है? सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्सियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दीज फैमिलीज। तो यहाँ जितने भी लैंग्वेज के नाम दे रखे हैं ये सारे इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक लैंग्वेज की फैमिली है। They are called a family because they originally had words in common.
इन्हें एक फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके शब्द एक जैसे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टेक द वर्ड मात्र। मात्र का मतलब माँ होता है संस्कृत में, हिंदी में माँ कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं। तो ये जो तीनों शब्द हैं मात्र, माँ और मदर, एक जैसे लगते हैं सुनने देखने में। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज? क्या आपको इन तीनों शब्द में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देती है? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और भी भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं वो अलग अलग लैंग्वेज की फैमिली से आती हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। नॉर्थ ईस्ट में जो भी भाषाएं, जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से आती हैं। और जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम है वे द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो यहाँ पे हमने 3-4 फैमिली के नाम देखे, लैंग्वेज की फैमिली के नाम देखे। एक फैमिली हमारी संस्कृत वाली फैमिली है, इंडो यूरोपियन फैमिली। दूसरी फैमिली तिब्बतो बर्मन फैमिली जो नॉर्थ ईस्ट के लोग भाषा बोलते हैं उसमें आती है। अलग ये कन्नड़ा और तेलुगु वाली फैमिली है, द्रविडियन फैमिली। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया के लैंग्वेजेस आते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में। अब यहाँ कहा गया है कि लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। आपने जितनी भी भाषाएं सुनी है उसकी एक लिस्ट बनाइए और पता करने की कोशिश कीजिए कि वो भाषाएं किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। आज जो किताबें हम इस्तेमाल करते हैं वो लिखी हुई होती हैं और प्रिंटेड होती हैं। द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। ऋग्वेदा को गाया और सुना गया था, उन्हें लिखा नहीं गया था, इसलिए लोगों ने पढ़ा भी नहीं। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी उसके बाद से ही उसे गाया और सुना जाता था, उसे कभी लिखा नहीं गया। ऋग्वेद को लिखने की प्रक्रिया सैकड़ों सालों बाद शुरू हुई और वो भी ऋग्वेद पेड़ के छालों पे हाथ से लिखी हुई मिलती है हमें, और इसे प्रिंटेड फॉर्म में लाया गया 200 साल पहले। हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार। तो इतिहास वाले जो लोग हैं जो इतिहास पढ़ते हैं वे ऋग्वेद को किस तरह स्टडी करते हैं? Historians like archaeologists find about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Archaeologist जो पुरानी बची हुई चीज़ों पे स्टडी करते हैं वे पास्ट के बारे में पता करने के लिए बचे हुए मटेरियल्स को तो स्टडी करते ही हैं, इसके अलावे जो चीज़ें लिखी गई हैं उस पर भी ध्यान देते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। आइए देखें कि आर्कियोलॉजिस्ट ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेदा में वो डायलॉग के फॉर्म में है, बातचीत के फॉर्म में है। This is part of one hymn, a dialogue between sage named Vishwamitra and two rivers, Byas and Satlaj, that were worshipped as goddesses. ऐसा ही एक हाइम, ऐसी ही एक प्रार्थना हमारे बुक में यहाँ पे दे रखी है, ये वाली। ये प्रार्थना एक मुनि जो विश्वामित्र थे, साधु थे, सेज थे, और दो नदियों के बीच में है जिनका नाम ब्यास और सतलज है, और इन दोनों नदियों को देवी माना जाता था और इनकी पूजा की जाती थी। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 पेज 2 देन रीड ऑन। हमें पेज 2 पे जो मैप 1 दे रखा है उसमें नदियां ढूंढनी है और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ये हमारा पेज 2 है और ये मैप 1 है। इसमें ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई हैं वे सारी नदियां हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, राबी, सतलज और मेन नदी है इंडस। वैसे ही यमुना, गंगा, चंबल, सोन, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, तापी। आप देखेंगे हर नदी के बाद एक कैपिटल आर लिखा हुआ है और आर फॉर रिवर। तो जिस भी नाम के बाद आर लिखा हुआ है वो सारी नदियां हैं। अ पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये ऋग्वेद जो हाथ से लिखी गई थी पेड़ के छालों पे, उसकी एक पृष्ठ है, एक पेज है उसका। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बिर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। ये कश्मीर से मिली है और ये एक बिर्च पेड़ का नाम है, पेड़ की छाल पे लिखी हुई थी। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed text of the Rigveda as well as an English translation. इन लिखी हुई चीज़ों के आधार पे एक प्रिंटेड फॉर्म बनाया गया है वेदों का और इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे, महाराष्ट्र। अब इस पेज को पुणे की एक लाइब्रेरी में संभाल के रखा गया है। विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। तो ऊपर जो हमने बात की कि विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में डायलॉग हुआ है, क्या बातें हुई है आइए देखते हैं।
विश्वामित्रा, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स। स्विफ्ट हॉर्सेस मतलब फुर्तीले घोड़े, तेज घोड़े, शाइनिंग काउज मतलब चमकती हुई गाय, और लिक देयर काव्स जो अपने बछड़ों को चाटती हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ के नीचे आ जाओ। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। विश्वामित्र कहते हैं कि आप रथ से समुद्र की तरफ बढ़ती हो, आपके पास इंद्र की दी हुई शक्तियां हैं, आप पानी से भरी हुई हो और आप समुद्र से मिलना चाहती हो। द रिवर्स, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ दैट गॉड्स हैव मेड फॉर अस। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। नदी कहती हैं कि हे साधु, हम जो पानी से भरी हुई हैं ईश्वर के द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलती हैं। हम एक बार अगर शुरू हो जाएं तो फिर रुकती नहीं हैं। तुम मेरी प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र कहते हैं कि ओ सिस्टर्स, प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सेल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, आप मेरी सुनो, क्योंकि मैं वो गायक हूँ जो बहुत दूर से आया है। मैं अपने रथ से और अपनी गाड़ियों से होकर आया हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आपका पानी हमारे रथ के धुरियों से नीचे ही रहे, ताकि हम नदी को सुरक्षित तरीके से सेफली क्रॉस कर सकें। एक्सेल्स कहते हैं धुरी को, जहाँ पे चक्का लगा होता है जो घूमता है। तो विश्वामित्र चाहते हैं कि नदी अपना पानी कम कर ले, विश्वामित्र का रथ नदी से पार हो जाए। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। नदी कहती है कि हम सुनेंगे तुम्हारे प्रार्थना को ताकि तुम सुरक्षित तरीके से क्रॉस कर सको। हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हाइम वॉज composed इन द एरिया वेयर these rivers flow। अब हिस्टोरियंस ने यहाँ पे दिमाग लगाया और सोचा कि ये जरूर ही उस इलाके में लिखी गई होंगी जहाँ पे नदी बहती है। तब तो नदी की बात की गई है, नदी से बात हो रही है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल। अब हिस्टोरियंस ने यह भी सोचा कि नदी, जिसे देवी माना जाता है, गॉडेस माना जाता है, उसे घोड़ों और गायों से कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि घोड़ों और गायों की बड़ी इज्जत रही होगी उस सोसाइटी में जहां ये सेज, ये साधु रहते हैं। दैट इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेस एंड काउज। और इसीलिए गायों और घोड़ों की तुलना नदी से की जा रही है। डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या आप सोचते हैं कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अगर आप सोचते हैं कि हाँ, तो इसके लिए कारण बताइए। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन्ड। ऊपर जो बातचीत लिखी गई है उसे पढ़िए और पता कीजिए कि कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन उस समय इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पे रथ की बात की गई है, चैरियट की बात की गई है, और कार्ट की बात की गई है, गाड़ी की बात की गई है, बैलगाड़ी में भी। तो ये हो सकते हैं यातायात के साधन। Other rivers, especially the Indus and its tributaries and the Saraswati, are also named in these hymns. वेदों में इंडस की ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती नदी का नाम है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं आपको याद होंगी, सतलज, चेनाब, झेलम, राबी, ये सारी नदियां इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। और सरस्वती नदी का नाम आता है इन प्रार्थनाओं में, हाइम्स में। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। गंगा और यमुना का नाम केवल एक बार लिया गया है। लुक एट मैप 1 पेज 2 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में कौन कौन से नदी के नाम आ गए। इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज आ गई, इंडस आ गया, गंगा आ गई, यमुना आ गई, और बची जितनी नदियां हैं जो हमने इससे पहले मैप में देखे, वो सारे आप बता सकते हैं इसके आंसर में। कैटल, हॉर्सेस एंड द चैरियट, मवेशी, घोड़े और रथ। There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially sons and horses. ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं मवेशी को लेके, गाय भैंसों को लेके जिन्हें पालते हैं, बच्चों को लेके, खास तौर पे लड़कों को लेके, और घोड़ों के लिए, इनके लिए प्रार्थनाएं हैं। हॉर्सेस वर योग्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल। घोड़ों को रथ में लगाया जाता था और ये रथ लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल होते थे, और ये लड़ाइयाँ मवेशियों को जानवरों पर कब्जा करने के लिए लड़ी जाती थी। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ली। ये लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, या फिर कुछ जो खास चारगाह थे, जो पास्चर का स्रोत था, जहाँ पे बहुत सारी घास उगती थी,
या फिर ऐसे फसल उगते थे जो जल्दी पक जाते थे, जैसे जौ की फसल। तो ऐसे चारगाह के लिए, ऐसी जमीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, लोगों को बंदी बनाने के लिए और पानी के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests and the rest was distributed among the people. जो धन लड़ाई में जीता जाता था उसका कुछ हिस्सा जो नेता थे, जो लीडर्स थे, वे रख लेते थे, कुछ पुजारियों को दिए जाते थे और बाकी बचे धन लोगों में बांट दिए जाते थे। Some wealth was used for performance of यज्ञास और sacrifice in which offering were made into the fire. कुछ धन यज्ञ के लिए भी बचा के रखा जाता था जिसमें आहुतियां दी जाती थी, बलिदान दिए जाते थे और ये आहुतियां आग में दी जाती थी। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये जो आहुतियां, जो सेक्रीफाइसेस दी जाती थी यज्ञों में, वो देवी देवताओं के लिए होती थी। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ये जो आहुतियां थी इनमें या तो घी डाला जाता था आग में, या फिर अनाज डाले जाते थे, या फिर कभी कभी जानवरों को भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। मोस्ट मेन टुक पार्ट्स इन दीज वार्स, ज्यादातर पुरुष इन लड़ाइयों में भाग लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। कोई व्यवस्थित सेना नहीं होती थी लेकिन सभाएं होती थी जिसमें लोग मिलते थे और युद्ध के और शांति के मैटर पे डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे। दे ऑल्सो चोज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, वे अपने नेता को भी चुनते थे जो कि अक्सर बहादुर होते थे और बुद्धिमान होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता था, किस तरह एक्सप्लेन किया जाता था। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, बहुत सारे तरीके हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जिनसे लोगों को डिफाइन किया जाता है, जैसे कि लोग किस तरह के काम करते हैं, उस बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लोग कैसे लैंग्वेजेस बोलते हैं, वे किस जगह से आते हैं, किन परिवारों से संबंध रखते हैं, किस समुदाय से आते हैं और किस तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व हैं, सांस्कृतिक परंपराओं में वो इन्वॉल्व हैं। इस बेसिस पे लोगों को डिफरेंशिएट, डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता था ऋग्वेद में, आइए देखें। There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. ऐसे दो ग्रुप हैं जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। पहले हैं पुजारी, पुरोहित, प्रीस्ट्स, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो कि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, रिचुअल्स में परंपराओं को निभाने में मदद करते थे। और दूसरे हैं राजा। These rajas are not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. ये राजा वैसे राजा नहीं हैं जैसा हम बाद में जाके पढ़ते हैं। इन राजाओं की कोई राजधानी नहीं होती थी, कोई महल नहीं होते थे, सेना भी नहीं होती थी और ये टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे। ये चुने जाते थे लोगों के द्वारा, ये बहादुर होते थे और स्किलफुल वॉरियर होते थे, लड़ाकू होते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा। जो राजा के पुत्र होते थे वे राजा नहीं बनते थे, लोग चुन के अपना राजा बनाते थे। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड। ऊपर का सेक्शन एक बार और पढ़िए और पता कीजिए कि राजा क्या करते थे। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं लोगों को और उनके समुदाय को डिफरेंशिएट करने के लिए। One was the word जना which we still use in Hindi and other languages. जन जो शब्द है वो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनाहार, जन वितरण प्रणाली, ये सब हम आज भी यूज करते हैं। तो जन जो शब्द है वो आज भी यूज होता है, ये तब भी यूज होता था, तब एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज होता था। द अदर वाज विश। विश एक शब्द है जो इस्तेमाल होता था। द वर्ड वैश्या कम फ्रॉम विश। वैश्या जो शब्द है ये विश वर्ड से आता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम विश शब्द के बारे में और जानेंगे। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम। ऋग्वेद में बहुत सारे विश और जन के नाम मिलते हैं। सो वी फाइंड रेफरेंसेस टू द पुरुजना और विश, द भरतजना और विश, द यदुजना और विश एंड सो ऑन। तो ये सारे नाम, ये सारे रेफरेंसेस हमें मिलते हैं ऋग्वेद में विश और जन के नाम से। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर। तो ये जन और विश जो दो नाम है क्या आपको सुने से लगते हैं?
Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents दासाज और दस्युज। जो लोग इन प्रार्थनाओं को, इन हाइम्स को लिखते थे, वे खुद को आर्य बताते थे और उनके जो दुश्मन थे, उनके जो ओपोनेंट थे, उन्हें दास बताते थे या दस्यु बताते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये जो दास और दस्यु थे, ये लोग वो थे जो सैक्रिफाइस नहीं करते थे, जो हवन नहीं करते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, कुर्बानियां नहीं देते थे, और बहुत संभव है कि वे दूसरी भाषा भी बोलते होंगे। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव। बाद में चल के ये दास और दासी गुलाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, बंदियों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया। स्लेव्स वर विमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। ये जो गुलाम, जो स्लेव होते थे, ये वो पुरुष और औरत होते थे जो वॉर में, युद्ध के समय पकड़े गए होते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। ये अपने मालिक की संपत्ति की तरह ट्रीट किए जाते थे। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड। इनका मालिक जो काम चाहे इनसे करवा सकता था। वाइल द ऋग्वेदा वॉज बीइंग कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर। तो नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेदा लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था। और नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? नॉर्थ ऊपर होता है और वेस्ट लेफ्ट में होगा, यानी ऊपर के कुछ लेफ्ट कोने में हमें नॉर्थ वेस्ट मिलेगा। तो इस इलाके में ऋग्वेद लिखा जा रहा था, कंपोज किया जा रहा था, और बाकी देश के हिस्सों में भी कुछ कुछ हो रहा था। आइए पता करें क्या कुछ हो रहा था। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। सेंटिनल कहते हैं पहरेदार को, प्रहरी को, गार्ड समझिए आप। तो ऐसा गार्ड जो साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता। और मेगालिथ्स कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों को। तो अब इनकी कहानी सुनेंगे। बड़े बड़े पत्थर जो पहरेदार के रूप में काम करते थे, इनकी कहानी। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन नेक्स्ट पेज। तो नीचे एक ये फोटो दे रखी है। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन्स। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्हें मेगालिथ्स कहते हैं। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। और ये बड़ी सावधानी से अरेंज किए हुए होते थे और एक ब्यूरियल साइट को रिप्रेजेंट करते थे, ये कि यहाँ किसी को दफन किया गया है, ये बात बताते थे ये। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and Kashmir। तो ये बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से अरेंज करने का काम लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। और ये किन किन जगहों पे होता था? डेक्कन में होता था, साउथ इंडिया में होता था, नॉर्थ ईस्ट में होता था और कश्मीर में होता था। Some important megalith sites are shown on map 2 पेज 13। मैप 2 में कुछ मेगालिथ्स भी दिखाए गए हैं। While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground। कुछ मेगालिथ्स, इस तरह की चीजें हमें जमीन के ऊपर भी मिलती हैं, कुछ जमीन में अंदर गड़ी हुई भी मिलती हैं। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस तरह का स्टोन का एक सर्कल मिलता है या फिर एक अकेला पत्थर मिलता है। These are only indications that there are burials beneath। ये इस बात का सूचक हैं, इस बात की सूचना देती हैं कि यहाँ किसी को दफनाया गया है। There were several things that people did to make megaliths। ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, मेगालिथ्स को बनाने के लिए लोग बहुत सारे काम करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर। उन कामों की लिस्ट यहाँ बना रखी है। ट्राई एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। इसे सही क्रम में सजाइए, करेक्ट ऑर्डर में लिखिए। डिगिंग पिट इन द अर्थ, गड्ढा खोदना। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, स्टोन को, पत्थर को दूसरी जगह से लेके आना। ब्रेकिंग बोल्डर्स, इन पत्थरों को तोड़ना। प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजिशन, पत्थर को जगह पे रखना। फाइंडिंग सुइटेबल स्टोन, सही पत्थर चुनना। शेपिंग स्टोन, पत्थर को सही आकार देना। बरीइंग द डेड, मरे हुए को दफनाना। सबसे पहला काम कौन सा होगा और सबसे आखिरी काम कौन सा होगा, इस क्रम में आपको इन सारे टास्क को सजाना है। ऑल दीज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ये जितने ब्यूरियल साइट्स हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, एक जैसी हैं। जनरली द डेड वर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। जब भी लोगों को दफनाया जाता था तो कुछ खास तरह के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, और ये मिट्टी के बर्तन लाल या काले होते थे, जिन्हें रेड और ब्लैक वेयर कहा जाता है। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वीपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो इन चीज़ों के साथ, रेड और ब्लैक वेयर के साथ, और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हथियार जो कि लोहे से बने होते हैं। कभी कभी घोड़े के कंकाल भी मिलते हैं।
घोड़े को पहनाने वाले इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं और गहने जो कि पत्थर या सोने से बने हुए थे वे भी मिलते हैं। वॉज आयरन यूज्ड इन हड़प्पन साइट्स, क्या हड़प्पा में भी लोहे का इस्तेमाल होता था? और नीचे दी हुई हैं कुछ फोटोज जो मिली हैं इन मेगालिथ्स की खुदाई करने के बाद। लेफ्ट टॉप में है हॉर्स का इक्विपमेंट, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो घोड़े को पहनाया जाता है। लेफ्ट बिलो है एक्सेस, यहाँ पे ये कुल्हाड़ी है, और बिलो अ डैगर, नीचे ये एक डैगर है, एक चाकू है बड़ी सी। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक अंतर के बारे में पता करना, क्या सोशल डिफरेंसेस थे, कोई अमीर था कोई गरीब था, ये चीजें पता करना। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो चीजें मरे हुए कंकाल के साथ मिलती हैं वे उस आदमी की होंगी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन द अदर, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, दूसरे कब्र में कम चीजें मिलती हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 13, मैप 2 पे ब्रह्मगिरी को ढूंढिए। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 काउंसिल। ब्रह्मगिरी में एक ऐसा कंकाल मिला है जिसके साथ 33 सोने की मोतियां, 2 पत्थर की मोतियां और 4 कॉपर के बैंगल चूड़ियां मिली हैं, और साथ में एक शंख भी मिला है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और दूसरे जो कभी कभी कंकाल मिलते हैं उनके साथ केवल कुछ घड़े होते हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड, और ये जो डिफरेंसेस हमें कंकाल के साथ मिलते हैं कि किसी के साथ ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, किन्हीं के साथ कम चीज़ें मिलती हैं, इससे ये बात पता चलती है कि लोगों के सोशल स्टेटस में डिफरेंस था। सम वर रिच, अदर्स पुअर, सम चीप्स, अदर्स फॉलोअर्स। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ नेता थे, चीफ थे, कुछ फॉलोअर थे, उनके पीछे चलने वाले थे। वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ ऐसे भी दफनाने की जगह थी जो कुछ खास परिवारों के लिए रिजर्व्ड थी। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, तो ऐसा कभी कभी होता है कि इस तरह के मेगालिथ्स में एक से ज़्यादा कंकाल मिलते हैं। These indicates that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time। जब एक से ज़्यादा कंकाल मिलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हो सकता है ये दोनों कंकाल एक ही परिवार के लोगों के होंगे, इसीलिए एक जगह पे दफनाए गए हैं, हालांकि उन्हें एक समय पे नहीं दफनाया गया होगा। The bodies of those who died later were brought into the grave through the port holes। तो इस मेगालिथ्स में होल थे, छेद थे जहां से लोग अंदर आ सकते थे, तो जो बाद में लोग मरे उन्हें इन छेदों से होकर इस ग्रेवयार्ड में लाया जाता होगा। स्टोन सर्कल्स और बॉल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट्स टू फाइंड द ब्यूरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू। पत्थर से सर्कल बनाना जैसे यहाँ बनाया गया है, या फिर इस तरह के छेद छोड़ देना, ये साइन पोस्ट की तरह काम करते थे। ये इंडिकेट करते थे कि ये किसकी ब्यूरियल साइट है, किनको यहाँ दफनाया गया है, ताकि लोग जो यहाँ आना चाहते हैं आ सकें, इसे पहचान सकें। अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव, एक खास तरह की कब्र इनाम गांव पे। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज 13। इट इज अ साइट ऑन रिवर गोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये इनाम गांव घोड नदी के किनारे है जो कि भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर्स अगो, और ये जो जगह है इनाम गांव का, ये 3600 साल से 2700 साल पहले ऑक्यूपाइड था, यहाँ लोग रहते थे। Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north। यहाँ जो एडल्ट्स हैं, ग्रोन अप मेन हैं, उन्हें दफन करते समय उन्हें सीधा सुलाया जाता था और उनका सर उत्तर दिशा की तरफ होता था, नॉर्थ की तरफ होता था। समटाइम्स ब्यूरियल वर विद इन द हाउसेस, कभी कभी लोगों को घर में भी दफन किया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, ऐसे बर्तन जिनमें खाने और पानी थे ये भी मरे हुए आदमियों के साथ रखे जाते थे। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house, one of the largest houses at that site। एक बहुत बड़े घर में 4 पैर वाले संदूक में रख के एक आदमी को आंगन में दफनाया गया था। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, घर के बीच में। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, इस घर में अनाज रखने का एक गोदाम भी था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और ये जो डेड बॉडी थी इसके पैर मुड़े हुए थे।
डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आप सोचते हैं कि यह एक चीफ की, एक सरदार की बॉडी थी, और अगर हाँ तो क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहला कारण है कि घर बहुत बड़ा था, दूसरा कारण है कि क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठा हुआ इसे दफन किया गया है, आंगन में ही दफन किया गया है। तो ऐसे कुछ रीजन हम बता सकते हैं। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस? स्केलेटन्स की स्टडी, कंकालों पर जो अध्ययन किए जाते हैं, वे हमें क्या बताते हैं? इट इज ईजी टू मेक आउट द स्केलेटल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज। एक बच्चे के कंकाल को पहचानना आसान है क्योंकि वो छोटा होता है आकार में। However, there are no major differences in the bones of girl and boy. एक लड़के और लड़की के कंकाल में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। Can we make out whether a skeleton was that of a man or women? क्या हम पहचान सकते हैं कि एक कंकाल पुरुष का है कि स्त्री का? Sometimes people decide on basis of what is found with the skeleton. कभी कभी लोग इस बात से कंकाल को पहचानते हैं कि क्या चीज़ें उसके साथ मिली हैं, जैसे कि if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. अगर कंकाल के साथ कुछ गहने मिले हैं तो लोग ये समझते हैं कि बहुत संभव है ये कंकाल एक औरत का होगा। However, there are problems with this. Often men also wore ornament. लेकिन इस मानने के साथ एक दिक्कत भी आती है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि पुरुष भी कभी कभी गहने पहनते थे। A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. सही तरीका जो लिंग पता करने का, सेक्स पता करने का है कंकालों का, वो है उनके हड्डियों को देखना। The hip or the pelvic area of women is generally larger to enable child bearing. तो औरतों का जो पेल्विक एरिया का बोन है वो बड़ा होता है, तो इससे पहचाना जा सकता है कि ये एक पुरुष का कंकाल है कि स्त्री का। These distinctions were based on modern skeletal studies. और ये चीज़ें मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। जो मॉडर्न साइंस है हमारा स्केलेटल स्टडीज़ का, उसके बाद ये चीज़ें पता चली हैं। About 2000 years ago, there was a famous physician named as Charaka who wrote a book on medicine known as चरक संहिता। एक बहुत फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम चरक था। उन्होंने मेडिसिन की एक किताब लिखी जो कि चरक संहिता के नाम से मशहूर है। There he states that the human body has 360 bones. तो चरक संहिता में चरक साहब ने बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियां होती हैं। दिस इज मच लार्जर दैन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। यहाँ 200 लिखा गया है, लेकिन हम जानते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन चरक संहिता में 360 लिखा गया है, ये काफी ज्यादा है। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस। चरक साहब ने टीथ को, जॉइंट्स और कार्टिलेजेस को गिन के ये नंबर बताया था। हाउ डू यू थिंक ही फाइंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल? आपको क्या लगता है उन्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल कैसे पता चला होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली कंकालों की स्टडी करके, कंकालों की हड्डियों को गिन के वे ये फिगर बता पाए होंगे। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। क्या पेशा था लोगों का इनाम गांव में, वो देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसमे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, many having cut marks that show they may have been used as food, have also been found. बहुत सारी ऐसी हड्डियां भी मिली हैं जिस पे काटने के निशान हैं, तो बहुत संभव है उन जानवरों को खाने की तरह इस्तेमाल किया गया होगा। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरन, स्पॉटेड डियर, काला हिरन, ब्लैक बक, खरहा, नेवला, चिड़िया, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा, मछलियाँ, तो इन सब की हड्डियां मिली हैं। देयर इज एविडेंसेस दैट फ्रूट सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय बेर, आंवला, जामुन और खजूर के पेड़ थे और लोग इनके फल कलेक्ट किया करते थे। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट इनाम गांव। तो ये जो चीजें लोग इकट्ठा करते थे, जिनका शिकार करते थे या जो फल वे कलेक्ट करते थे, इसके आधार पे आप पता करने की कोशिश करें कि लोगों का पेशा, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या रहा होगा इनाम गांव में। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका चैप्टर 4। नीचे हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
है।